अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या होती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी यही होते हैं कि सर आप रिसर्च प्रपोज़ल पे एक स्पेसिफ़िक वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें काफ़ी मुश्किलात होते हैं एक यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट के लिए। जब वो लास्ट सेमेस्टर तक पहुँचते तो उनसे थीसिस मतलब मांगे जाते हैं यूनिवर्सिटी से। देन उनको एक अप्रूवल डिग्री मिलती है, चाहे फिर वो पीएचडी डिग्री हो, चाहे फिर वो बीएस की हो या फिर एमएससी की हो। सो आज हम डिस्कस करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या है। ठीक है, इनके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप अब कवर करना है विद इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, सो रिसर्च प्रपोज़ल के लिए तो सबसे पहले ही ज़रूरी है कि आप टॉपिक सेलेक्ट करें। टू सेलेक्ट द टॉपिक, ठीक है, सबसे पहला हिस्सा जो हमारे पास रिसर्च प्रपोज़ल का है कि आप सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करें, वो वाला टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आपको इजी लगे। देन टॉपिक सिलेक्शन के बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने प्रपोज़ल में इंट्रोडक्शन देना होता है कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो क्यों सेलेक्ट किया है और उनकी क्या वजूहात हैं। सो आपने सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन द टॉपिक। ठीक है, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया उनको आपने सेलेक्ट करना है इंट्रोडक्शन के लिए। देन उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया आपने उस लिटरेचर रिव्यू का मतलब फिर ये है कि आपने उससे प्रीवियस वर्क को स्टडी करना है। मतलब इस टॉपिक पे पहले जो काम हुआ है कम से कम आपको 10 to 13 आर्टिकल्स रीड करने हैं। उसके बाद मतलब आप जाके एक परफेक्ट प्रपोज़ल बना पाएंगे। सो लिटरेचर रिव्यू को हमने देखना है। सेकंड पॉइंट पे लिटरेचर रिव्यू का मतलब प्रीवियस डेटा या प्रीवियस आर्टिकल आपने उनको स्टडी करना है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है और वो है रिसर्च क्वेश्चनर या फिर ऑब्जेक्टिव। आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसमें आपने सबसे पहले मेजर एम्स निकालने हैं कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसके एम क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव कम से कम आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए एक प्रपोज़ल बनाने के लिए। इससे ज़्यादा भी ना हो, मतलब 3 से ज़्यादा ना हो और 2 से कम ना हो। ठीक है, सो आपको सबसे पहले अपने एम को यहाँ पर ऐड करना है कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों कर रहे हैं इस रिसर्च प्रपोज़ल को। 2 से 3 लाइनों में आप उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब कि मैं इस रिसर्च वर्क या जो प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करना है उसकी ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव इंसेंटिव ये हो सकते हैं और नेगेटिव ये हो सकते हैं। मतलब आपने जस्ट 2 और 3 लाइंस में उनको डिफ़ाइन करना होता है। देन इसके बाद हम आते हैं मेथडोलॉजी पे। सेकंड यहाँ पे हमारे पास मतलब थर्ड चैप्टर बल्कि स्टार्ट हो जाता है। ये आपके पास है पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का। ठीक, लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट उसमें आ जाते हैं। देन इसके बाद सेकंड चैप्टर मेथडोलॉजी का है। मेथडोलॉजी में आपने जस्ट मटेरियल एंड मेथड्स को वहाँ पे डिफ़ाइन कराना होता है कि आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल में कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं और कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता है। यहाँ चैप्टर नंबर 2 में मटेरियल एंड मेथड्स, मटेरियल एंड डिज़ाइन। आप कौन सा डिज़ाइन मतलब दे रहे हैं अपने प्रपोज़ल को, क्योंकि प्रपोज़ल को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है रिसर्च के लिए। आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है, आपका मिक्स्ड है, आपका प्योर है, या फिर मोड ऑफ इंक्वायरी रिसर्च है। मतलब इनमें आप कौन सा वाला रिसर्च को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने फोर्स ऑफ स्टडी के लिए। सो यहाँ पे आपने उनको ये बताना होता है कि आपकी स्टडी कौन सी है। देन इसके बाद डेटा कलेक्शन में आपके पास मटेरियल जो आता है, सो आप सबसे पहले वो टूल्स बताएंगे कि आप डेटा कलेक्शन किन तरीक़ों से कर सकते हैं।
मटेरियल्स के अंदर हम डेटा कलेक्शन की स्टडी करते हैं कि डेटा कलेक्शन में आ, हम किन किन तरीक़ों से कौन कौन सी ऐसे वे हैं जिनके मतलब हम सैम्पलिंग करके उसके ज़रिए डेटा कलेक्ट करके मतलब हम अपने रिसर्च प्रपोज़ल को इजीली बना सकते हैं। चूँकि रिसर्च जैसी अप्रूव होगी उसके बाद हमने ओरिजिनल थीसिस की तरफ फिर चले जाना है। सो फर्स्ट थिंग ये है कि आपने डेटा कलेक्शन का भी मेथड उनको बताना है। अपने पीएचडी होल्डर्स जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं या फिर वो एमफिल भी हो सकते हैं आपके सुपरवाइज़र्स, सो उनको आपने ये बताना है कि मेरा जो डेटा कलेक्शन का जो मेथड है वो ये है। मतलब सैम्पलिंग तरीक़ाकार आपने सैम्पलिंग के अपने 4 स्टेप्स हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं, सो आप किन सैम्पलिंग्स को फॉलो कर रहे हैं और कौन सा बेस्ट वे है अपने रिसर्च को फुलफ़िल करने के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। आप इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं। आप इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होना चाहिए कि आपके रिसर्च थीसिस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से मतलब आया जीपीएस सिस्टम आपको कैमरे की ज़रूरत है, जीपीएस डिवाइस की ज़रूरत है या फिर और वो आपके पास डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे कि आपने ऐसा कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है। आपने अपने सुपरवाइज़र को इंस्ट्रूमेंट के हवाले से आगाह करना है कि मुझे इन इन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकती है तो मैं ये काम कर लूँगा या कर सकता हूँ। या अगर यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सकती या फिर मैं इतना मतलब वो नहीं रखता कि मैं इस रिसर्च प्रपोज़ल को इतने अखराजात में पूरा करके इनको मैं पूरा कर लूँ, अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एनालिसिस। सैम्पल एनालिसिस, आपने सैंपल जो लेने हैं उनको एनालाइज भी करना है। सैम्पलिंग में डेटा कलेक्शन का एक टूल है जिसको हम सैम्पल एनालिसिस कहते हैं। सैम्पलिंग का जो तरीक़ाकार है, आपने सबसे पहले सैम्पल का जो बेस्ट वे है वो बताना है कि आपने सैम्पलिंग का कौन सा तरीक़ाकार यूज़ किया है। मैंने आपको बताया ना कि सैम्पलिंग के हमारे पास मुख्तलिफ़ अक़साम है, 8 अक़साम हैं। उनको हम इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ेंगे कि आप इनमें से कौन सा सैम्पलिंग अपने रिसर्च के ऊपर फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास रिसर्च एथिक्स। आपने अपने रिसर्च में एथिक्स का ज़्यादा ख्याल रखना है। कौन से एथिक्स अभी डिस्कस करते हैं। रिसर्च एथिक्स के अंदर आपके पास बात यह आती है कि आपका डेटा अनबाइस होना चाहिए, उसमें कोई झूठ या फिर कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें मतलब शक या शुबे वाली बात हो। सो आप एथिक्स का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। अगर आप एनिमल फील्ड्स पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, चाहे फिर मतलब आप इंजीनियरिंग साइड पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई थीसिस आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने एथिक्स का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। लोगों के एथिक्स का, उनके बिहेवियर का, आप उनसे जो सैम्पलिंग कर रहे हैं उसमें मतलब आपने अपने अखलाक को और अपने बिहेवियर को इस तरीके से रखना है ताकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर दे पाएँ। अगर आप एनिमल्स पे मतलब स्टडी करना चाह रहे हैं, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं, उन पे आप थीसिस लिखना चाह रहे हैं, उन पे आप एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, सो एनिमल्स के फिर अपने एथिक्स हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनको कोई तकलीफ़ ना दे, बल्कि ऐसे तरीके से आप अपने रिसर्च को डन करें जिससे मतलब किसी को कोई हार्डनेस ना पहुंचे। नेक्स्ट स्टेप आती है, बल्कि 3rd चैप्टर हम इसको नाम देंगे चैप्टर 3, जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। अपने थीसिस, अब देखें प्रपोज़ल क्या है। प्रपोज़ल एक मतलब ऐसे कह लें जैसे कि आप एक सालन बना रहे हैं, सालन का जो सबसे पहले मतलब जायका चखा जाता है, सो प्रपोज़ल वो है आपका। क्योंकि आप एक रिसर्च आर्टिकल करने जा रहे हैं या आप एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं, उससे पहले आप एक प्रपोज़ल जमा कराते हैं। जब आपका प्रपोज़ल अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको नेक्स्ट काम करने की बजट्स भी मिलती है और जो प्लानिंग होती है वो भी आपको बता दी जाती है। सो आपने प्लानिंग बताने हैं कि मैंने मतलब अपना वर्क 6 मंथ में कंप्लीट करना है या फिर 4th मंथ में कंप्लीट करना है, ये फिर डिपेंड करता है ऑन यू। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बजट। बजट के हवाले से आप उनको बताएं, यूनिवर्सिटी वालों को या फिर जो प्रोजेक्ट्स देने वाले होते हैं उनको आप बताएं कि आपका इतना बजट लगेगा और उसमें इतने मुश्किलात मुझे मतलब फ़ेस करने पड़ेंगे, इतने अखराजात लगेंगे, आप अगर ये अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल गुड, अगर नहीं तो मतलब आप टॉपिक को लीव कर सकते हैं।
टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप बताएं, क्योंकि प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट आप 6 मंथ लेना चाह रहे हैं, 8 मंथ लेना चाह रहे हैं, 1 ईयर लेना चाह रहे हैं, तो उनको भी आपने कंट्रीब्यूट करना है इस प्रपोज़ल के अंदर कि मेरे रिसर्च वर्क को कंप्लीट होने में इतना टाइम मतलब लग सकता है, तब जाके आपको एक अप्रूवल मिलेगा। एंड चैप्टर 4 में हम डिस्कस करते हैं रेफरेंसेस को, मतलब यहाँ पे आप रिज़ल्ट भी इस चैप्टर में आप दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में रिज़ल्ट डिस्कशन आपका, ठीक है, या फिर कंक्लूजन, आपके जो आपने रिसर्च करना है, जो आपने थीसिस लिखने हैं, वैसे प्रपोज़ल में आपके पास ये आते तो नहीं हैं। रिसर्च प्रपोज़ल के अंदर रिसर्च डिस्कशन और प्रपोज़ल नहीं आते। ये जो नेक्स्ट काम मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक्स्ट्रा वर्क है जिसमें मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये शॉर्ट चैप्टर नंबर 4 भी कवर हो जाए, ताकि बाद में आप लोगों के लिए कोई मसला ना हो। अगर आप मतलब रिसर्च काम करना भी चाहें, रिसर्च को अप्रूव करने के बाद जो आप प्रोजेक्ट के ऊपर फिर काम करना चाहते हैं, उसमें आपको मुश्किलात पेश ना आए, ठीक है। सो चैप्टर आपका यहाँ तक एंड हो जाता है। रिसर्च प्रपोजल यहाँ तक ही आपका काम होता है, टाइम मैनेजमेंट तक, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 4 अगर आप मतलब एक रियल थीसिस की तरफ आना चाहते हैं, तो उसमें आपसे ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। रिज़ल्ट डिस्कशन या फिर कंक्लूजन, वो आपके आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन लास्ट में आपने जिन चीज़ों से हेल्प ली होती है, मतलब लिटरेचर रिव्यू में या बाकी डेटा में आपने प्रीवियस डेटा को मतलब कॉपी किया होता है, सो उनके अथर्स के नाम को यहाँ पर मेंशन करना होता है आपको, जिनको हम कहते हैं रेफरेंसेस। जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट आपका होता है, रेफरेंसेस में आप उनको बताते हैं कि मतलब मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है, या फिर मैंने जो मतलब कॉपी टू पेस्ट किया है, कॉपी टू पेस्ट नहीं बल्कि हम आइडिया ही कह सकते हैं। आइडिया हम लेते हैं दूसरों के बुक से, दूसरों के मतलब वर्क से, दूसरों के आर्टिकल से। वहीं पर हमें ये पता चलता है कि ये डेटा जो हमने ली है, आया ये ट्रू है और रॉन्ग है। उनको हम डिस्कस करते हैं अपने प्रपोज़ल के अंदर, अपने रिसर्च के अंदर, जिससे हमें हेल्प मिलती है आगे वर्क को प्रोसीड करने के लिए। सो रेफरेंसेस में हम उनको कोट करते हैं, उन अथर्स को जिन्होंने प्रीवियस काम किया होता है इस वर्क के अंदर, और वो वर्क जिसको मतलब हमने कॉपी किया होता है, या उनके आइडियाज़ को हमने कॉपी किया होता है। या फिर रेफरेंसेस की बजाय अगर आप एक बुक लिखना चाह रहे हैं, बुक के उसमें आपके पास फिर आ जाते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक है। सो रेफरेंसेस या फिर बिब्लियोग्राफी में कोई फ़र्क तो नहीं है, लेकिन मेजर जो डिफरेंस बताया जाता है वो ये है कि बिब्लियोग्राफी जो आपके पास होता है, वो जो बुक्स वगैरह लिखे जाती हैं, ठीक है। लाइक आप एक अथर हैं, एक टॉपिक पे आप बुक लिखना चाह रहे हैं, सो उसमें आप फिर अथर्स को जो ऐड करेंगे वो आपके पास होगा बिब्लियोग्राफी। सो ये हमारे पास रिसर्च प्रपोज़ल, ये उनके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मतलब आपने याद रखने हैं कि आपने रिसर्च प्रपोज़ल को कैसे डन करना है। सो मज़ीद भी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी सवालात होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई आप लोगों का पर्सनल इशू हो रिसर्च के हवाले से, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा एडवांस टेक्निक है जिसमें मतलब ज़्यादा काम नहीं किया जाता, ना ही तो मतलब इसके ऊपर से मतलब कोई ज़्यादा डेटा मिलता है हमें जिससे हमें सीख सकें। सो इंशाल्लाह आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। आप किसी भी टाइम मुझे कोई भी टॉपिक बताएं, इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करके आपके उन सवालात का जवाब बखूबी दे पाएँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।